386वीं जयंती के उपलक्ष्य में डीडवाना के इस वीरवर दुर्गादास राठौड़ छात्रावास में लगातार पिछले 26 साल से आयोजित हो रही दुर्गादास जयंती के इस उपलक्ष्य में मंच पर उपस्थित धर्म की ध्वजा को अक्षुण्ण रखने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले अनंत विभूषित श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर सोमेश्वर गिरी जी महाराज बिजुलाई धाम, मंच पर उपस्थित सांगलिया पीठाधीश्वर 1008 श्री ओमदास जी महाराज के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित मैं श्री केशवदास जी महाराज। सामान्यतः ये चर्चा की जाती है, बात की जाती है कि दुनिया में बहुत सारी संस्कृति और सभ्यताएं जिनका उदय हुआ। कवि ने लिखा है भी है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अनेक संस्कृतियां, अनेक सभ्यताएं भारत के बाद, इस काल के प्रवाह में भारत के बाद, भारत के साथ भारत जो है विश्व भर में उदित हुई। लेकिन काल के थपेड़ों के साथ साथ में लगभग वो सारी सभ्यताएं जो भारत के साथ में या भारत की में हमारी सनातन संस्कृति और सभ्यता के साथ बाद में उदित हुई थी, वो काल के प्रवाह में थपेड़ों से टकरा करके चूर चूर होकर काल कबलित हो गई। थोड़ा भी अगर मनन करे व्यक्ति के मन में ये प्रश्न निश्चित रूप से आता है कि ऐसी क्या कारण थी, क्या विशेषता थी कि लाखों वर्ष बीत जाने के बाद में भी, हजारों वर्ष का लिखित इतिहास होने के बावजूद भी इतनी तरह के उतार चढ़ाव, इतनी तरह के झंझावात आने के, इतनी तरह के आक्रमण, हूण कुषाण से लेकर के मुगलों और औरंगजेब तक और मुगलों और अंग्रेजों तक के इतनी तरह की आपदाएं, विपदाएं और आक्रांताओं के आने के बावजूद भी भारत की यह संस्कृति सनातन क्यों बनी रही? और यदि जिज्ञासु हृदय और मस्तिष्क वाला व्यक्ति थोड़ा सा सोचने का प्रयास करे, समझने का प्रयास करे, तो उत्तर स्वतः स्पष्ट होकर के सामने आता है कि ये जो भगवान का वेश है, जिसने निरंतर इस काल के प्रभाव में सदा सर्वदा हिंदू राष्ट्र को चैतन्य की ऊष्मा प्रदान की, अपने तप के बल से, अपने ज्ञान के बल से, अपनी साधना के बल से निरंतर हम सबको संस्कृति और संस्कृति के मानबिंदुओं के साथ में जोड़ने का काम किया। उस भगवान की शक्ति के प्रतीक यहाँ उपस्थित है। मैं उनका वंदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित मुझे लगता है कि जिनके बारे में बोलने के लिए कुछ शेष नहीं रह जाता, ऐसे श्रद्धेय महावीर सिंह जी सरवड़ी, मंच पर उपस्थित राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक आदरणीय अतर सिंह जी भडाना, पूर्व विधायक, आप सबके प्रिय, हम सब के अपने आदरणीय मान सिंह जी किंसरिया, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता, संगठन में पूरी ताकत के साथ में जुटे प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री श्रवण सिंह जी बगड़े, जिले के अध्यक्ष आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह जी ऑडिट, समाज सेवी आदरणीय श्री रिचपाल सिंह साहब भवाद, ईश्वर सिंह जी सानिया, सुमेर सिंह जी फिरडोली, श्री भीम सिंह जी आगोता, मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री भंवर सिंह जी थाणो, कमांडेंट साहब भंवर सिंह जी गामड़े, आदरणीय ब्रिगेडियर आसू सिंह साहब, ठाकुर साहब कुलदीप सिंह जी नुआ, आदरणीय सुमेर सिंह जी सीमा, संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय रघुवीर सिंह साहब चौमो, महासचिव श्रीयुत रणवीर सिंह साहब खरेश, मंच पर उपस्थित और मंच के सामने बैठे हुए समाज के सभी वरिष्ठ जन, मातृशक्ति, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों,
लगभग 1-1.5 माह पूर्व आदरणीय जितेंद्र सिंह साहब, आदरणीय श्याम प्रताप सिंह जी, आदरणीय रघुवीर सिंह साहब एक शिष्टमंडल लेकर के दिल्ली पधारे थे और यह तय किया था कि अब की बार, क्योंकि लगातार 25वीं बार इस वीर दुर्गादास छात्रावास में प्रणतपाल स्वामी भक्त वीर दुर्गादास जी की जयंती का आयोजन किया जाए और हम इसको थोड़ा वृहद स्तर पर आयोजित करना चाहते हैं। सोचा ऐसा था, समिति का निर्णय था, समिति का आग्रह था कि इस कार्यक्रम में, जिसमें भारत की पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय प्रतिभा ताई जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है, श्रद्धेय स्वर्गीय भैरव सिंह साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ है, आदरणीय राजनाथ सिंह जी का सानिध्य प्राप्त हुआ और ऐसी विभूतियों ने निरंतर आशीर्वाद देकर के इस श्रृंखला को अनवरत ऊर्जा से उत्प्रोत रखा है। सभी का आग्रह था, इच्छा थी कि भगवा और तेज दोनों के प्रतीक के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते सेवा दे रहे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आपकी बार इस कार्यक्रम में आकर के अपनी तरफ से कार्यक्रम में हम सब का मार्गदर्शन करें। लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र कल तक चल रहा था और एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के चलते जब उनसे आग्रह किया, उनसे बात की, उन्होंने असमर्थता व्यक्त की कि मैं इस कार्यक्रम में नहीं आ पाऊंगा। वो कार्यक्रम में नहीं आ पा रहे थे और आदरणीय श्याम प्रताप सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी और रघुवीर सिंह साहब सबका आग्रह था कि अगर वो कोई भी वो नहीं आएंगे, बुलाने की जिम्मेदारी है, अगर वो नहीं आएंगे तो आपको आना पड़ेगा। मेरे लोकसभा क्षेत्र में भी 2 जगह आज दुर्गादास जयंती के कार्यक्रम निश्चित थे, लेकिन क्योंकि मैंने आयोजन समिति से सहज रूप से बातचीत में भी ये कह दिया था कि ठीक है, कोई नहीं आएगा तो मैं जरूर आऊंगा आपके कार्यक्रम में, 25वां कार्यक्रम। और मैं जानता हूं कि 25 साल तक निरंतर किसी एक कार्यक्रम को करते रहना किसी सामाजिक संस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, कई तरह के लोगों के मन के भाव परिवर्तित होते हैं। समाज में भी निरंतर किसी एक कार्यक्रम को करते रहने से कहीं नीरसता, नीरवता का बोध भी उत्पन्न होता है। और क्योंकि विषय दुर्गादास जी से जुड़ा हुआ था, जिन्होंने शब्द की कीमत इस आधुनिक भारत में हम सब के लिए एक प्रेरणा के रूप में अपने जीवन से प्रस्तुत की थी, मुझे मजबूरन अपने शब्दों को रखने के लिए आज आप सब लोगों के बीच में उपस्थित होना पड़ा। मैंने आदरणीय जितेंद्र सिंह जी से आग्रह किया था कि मुझे 12:15 बजे तक आप यहाँ से छोड़ देना, लेकिन क्योंकि मर्यादा थी, माननीय महावीर सिंह साहब जब मंच पर उपस्थित थे, उनका उद्बोधन, उनका मार्गदर्शन का लाभ मिले, क्योंकि मुझे कहा गया कि पहले आप बोलेंगे या महावीर सिंह जी। किसी भी क्रम में अगर देखें तो महावीर सिंह जी को मेरे बाद में ही बोलना चाहिए था, मुझे उनके बाद, उनसे पहले बोलना चाहिए। लेकिन क्योंकि मुझे जाना था और मैं लोभ संवरण नहीं कर पा रहा था कि उनके आशीर्वचन, उनके सद्वचन, उनके प्रेरणास्पद शब्द जो शायद हम सब के लिए अमूल्य है, जिस इतिहास का ज्ञान उन्होंने हम सबको कराया, बहुत सारे विषय ऐसे होंगे जो हम सबको की जानकारी में होंगे, लेकिन आज के वर्तमान के युग में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनकी प्रासंगिकता को जिस तरह से आपने अभी रेखांकित किया, उसके चलते हुए मैंने कहा कि पहले महावीर सिंह साहब अगर बोल रहे हैं, मैं कुछ देर इंतजार करूंगा, लेकिन आप सबने मुझे पहले बोलने का अवसर प्रदान किया और पहले जाने की भी अनुमति प्रदान की है। मैं हृदय पूर्वक आदरणीय रघुवीर सिंह साहब को और आदरणीय रणवीर सिंह साहब खरेश महासचिव संस्थान के दोनों को अपनी तरफ से हृदय पूर्वक अभिनंदन करते हुए साधुवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। मित्रों, वीर दुर्गादास के चरित्र के विषय में अभी आदरणीय महावीर सिंह जी ने विस्तार से हम सबके सामने चर्चा की, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिलने गया था। मेरी बेटी ने कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स में कीर्तिमान बनाए हैं, उन्होंने निमंत्रण भेज करके उसको मिलने के लिए बुलाया था और बाद में लोकसभा में मुझे भी मैसेज किया कि तुम्हारी बेटी मुझे मिलने के लिए आ रही है, उसको बुलाया है तो तुम भी आ जाओ।
दुर्गादास जयंती क्योंकि आने वाली थी, मैंने कुछ दिन पहले दुर्गादास जी की एक मूर्ति बनवाई थी और मैं वो दुर्गादास जी की मूर्ति श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी को भेंट करने गया। दुर्गादास जी की मूर्ति जब मैंने उनको दी तब उनके जो शब्द दुर्गादास जी के लिए थे, मुझे लगता है कि उससे आगे इसमें न तो कोई बात करने के लिए भी कुछ शेष नहीं रह गया। उन्होंने कहा कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में अनेक योद्धा हुए, बप्पा रावल से लेकर के महाराणा राज सिंह जी तक एक लंबी श्रृंखला, 1000 वर्ष का इतिहास लगभग शिशोदिया वंश का, मेवाड़ के महाराणाओं का है। एक लंबी श्रृंखला जो है वो जयपुर और जोधपुर दोनों के इतिहास की है। मराठा किंगडम में छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर के अलाउद्दीन से लेकर के पृथ्वीराज चौहान से लेकर के अनेक अनेक ऐसे इतिहास पुरुष इस समाज में हुए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दुर्गादास का चरित्र इन सब में विशिष्ट चरित्र है। और विशिष्ट इसलिए कि जितने भी लोग जिनको हम उस मध्यकालीन भारत के इतिहास में स्मरण करते हैं, याद करते हैं, वो सब या तो राजा थे या राजपुत्र थे और वो अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए या किसी आक्रांता से बचाने के लिए युद्ध कर रहे थे। दुर्गादास सामान्य नागरिक का बेटा था और एक सामान्य नागरिक के बेटे होते हुए भी उन्होंने जिस तरह का अपना जीवन जिया, उसके चलते हुए समाज ने उनको वीर की संज्ञा ऐसी से विभूषित किया। इसलिए दुर्गादास का चरित्र जो है वो पूरे मध्यकालीन भारत के इतिहास में सबसे सर्वश्रेष्ठ चरित्र और ध्रुवतारे के रूप में चमकता हुआ चरित्र। मुझे लगता है कि इन शब्दों के बाद में यदि मैं इतिहास के विषयों की चर्चा करूं, माननीय महावीर सिंह जी के कहने के बाद चर्चा करूं, उसकी न तो कोई आवश्यकता और न कोई प्रासंगिकता शेष रह जाती है। दुर्गादास जैसे चरित्र ने अपने जीवन से हम सबको जो प्रेरणा दी है वो कालजयी है। माननीय महावीर सिंह जी अभी चर्चा करते हुए गीता के श्लोकों में जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रिय की और क्षत्रिय धर्म की व्याख्या की, एक क्षत्रिय के जो है व्यक्तित्व को परिभाषित किया। शौर्य तेजो धृति दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षत्रिय कर्म स्वभाव। इन सारे गुण, सारे के सारे गुण अगर किसी के जीवन में थे वो दुर्गादास के जीवन में थे। और आज समय की मांग और आवश्यकता है कि हम उन ऐसे प्रेरणा पुंजों के, ऐसे प्रेरणा पुंज से प्रेरणा लेकर के वर्तमान के इस चुनौतीपूर्ण समय में हम जब दुर्गादास का चरित्र और भी अधिक प्रासंगिक हो गया, हम अपने जीवन को जीना प्रारंभ करें। मित्रों, हम सब जानते हैं, किसने अपने इतिहास में पढ़ा होगा कितनी चुनौतियां उस समय में थी। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने बुद्धि कौशल से, जिस तरह से दुर्गादास ने न केवल मारवाड़ की रक्षा की, अभी तो इतिहास के लोगों ने लिखा, और मैं जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, अगर दुर्गादास न होते तो भारत में हिंदुत्व शेष न रहता। दुर्गादास ने जिस तरह से एक तरफ औरंगजेब से लोहा लेने के लिए मारवाड़ राज्य को बचा करके पुनः अर्जित करके मारवाड़ में महाराजा अजीत सिंह जी को वापस गद्दी पर बिठाने का काम किया, लेकिन उस लंबे संघर्ष में जिस तरह से उन्होंने समझौते किए, मेवाड़ के साथ, महाराणा राज सिंह जी के साथ में जिस तरह से समझौता किया, और एक यूनिफाइड फोर्स मेवाड़ और मारवाड़ की ने मिलकर के जो औरंगजेब के साथ संघर्ष किया, लेकिन वो औरंगजेब को नेस्तनाबूद करने, पराजित करने, रोकने और थकाने के लिए पर्याप्त नहीं था। उन्होंने जहां एक तरफ राजपूताने में मेवाड़ के साथ में संधि की, वहीं दूसरी तरफ छत्रसाल बुंदेला के साथ में समझौता किया। छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के साथ में भी समझौता किया, और गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में पंजाब में, वहां उनकी सेना के साथ में भी, उनके साथ में भी समझौता किया। और जब इन सब ने मिलकर के औरंगजेब के अगेंस्ट में, औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध छेड़ा, तब औरंगजेब जहां कहीं भी एक जगह जाकर के अपनी शक्ति को एकत्रित करके जब हमला करता था, तब बाकी सारी फोर्सेस जब दूसरी तरफ दक्कन में छत्रपति शिवाजी महाराज
पंजाब प्रदेश में गुरु गोविंद सिंह जी की सेना और मध्य भारत में जब छत्रसाल बुंदेला ये जब विद्रोह का स्वर उठाते थे, सिर उठाते थे, तब औरंगजेब को मजबूरन अपनी फोर्सेस को दूसरी तरफ डाइवर्ट करना पड़ता था। और इस डाइवर्जन के गेम में जिस तरह से युद्ध में जिस तरह से औरंगजेब फंसा, उसके कारण से औरंगजेब अपने इरादों में सफल नहीं हो पाए। आज भी ठीक उसी तरह की बहुआयामी चुनौतियां भारत और हमारे समाज दोनों के सामने सिर उठा करके खड़ी है। हम सबको उस बुद्धि कौशल के साथ सबको साथ लेकर के क्षत्रिय धर्म की, क्षत्रिय क्षात्रत्व की जो परिभाषा जिसे आदरणीय महावीर सिंह जी ने अभी रेखांकित किया, उस तरह का जीवन जीते हुए इस समय में जब ये कालखंड इस देश के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कालखंड, हम सब ने पढ़ा है, हम सब जानते हैं, कई बार हम गर्व के साथ में इसकी चर्चा करते हैं कि इतिहासविदों ने लिखा है कि जब कभी भी इस देश के इतिहास में से यदि क्षत्रियों के इतिहास को निकाल दिया जाए तो शायद कुछ पन्ने का इतिहास देश का शेष रह जाए। जब कभी भी देश में इतिहास का सृजन का समय आया, अवसर आया, हमारे पूर्वजों ने अपने पुरुषार्थ से, अपने व्यक्तित्व की ताकत से, अपने चरित्र की ताकत से सबको साथ लेकर के चलने के उस विशेषता के चलते हुए उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपने आप को स्वर्णाक्षरों से अंकित करवाया। तब आज हम कहते हैं कि हमारे बिना भारत का इतिहास अधूरा है। लेकिन आज एक बार फिर जब भारत उसी तरह के एक दौर से गुजर रहा है, जब भारत में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, संपूर्ण बदलाव हो रहा है और हम एक अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। उस समय का इतिहास जब इस आगामी 25 वर्ष का इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि निश्चित रूप से ये घटना, ये कालखंड इतना महत्वपूर्ण होगा दुनिया के इतिहास में। और मैं दीवार पे लिखा हुआ ऐसा पढ़ सकता हूं कि जिस रास्ते पर भारत अब चल पड़ा है, निश्चित रूप से भारत जो है आने वाले समय में विश्व का नेतृत्व करने वाली परिस्थिति पर पहुंचेगा। और जब उस मुकाम पर भारत पहुंचेगा तब इस कालखंड का भी निश्चित रूप से इतिहास लिखा जाएगा। और जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तब आज हमको दुर्गादास जी की इस 386वीं जयंती पर यहाँ बैठ करके इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है, पाथेय के रूप में इस विचार को अपने मन मस्तिष्क में धारण करने के जाने की आवश्यकता है कि इस 25 साल का कालखंड जो अमृत काल, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने संज्ञा दी है, कल 15 अगस्त से शुरू होकर के 15 अगस्त 2047 तक जब देश आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब तक का यह कालखंड होगा। आने वाले 50 साल 25 साल बाद में जब इस देश का इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा, तब क्या आने वाली हमारी पीढ़ियां उसी गर्व के साथ में ये कह सकेंगी कि भारत का इतिहास क्षत्रियों के इतिहास के बिना अधूरा है। हमको उस दृष्टिकोण से इस विषय को अपने हृदय में, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में धारित करके आचरण और व्यवहार करने की आवश्यकता है। ये समय की आवश्यकता और मांग है और हम सब के सामने एक अपॉर्चुनिटी है कि हम एक बार फिर इस पतन के मार्ग पर चलते हुए, जैसे आदरणीय महावीर सिंह जी कई बार बौद्धिक में भगवान सिंह साहब, महावीर सिंह जी ये चर्चा करते हैं, पूज्य तन सिंह जी ने भी कहा है कि हम 5000 साल से निरंतर क्षरण के पतन के मार्ग पर हमारी जाति चल रही, उस पर एक बार विराम लगा करके किस तरह से हम उत्कर्ष की तरफ वापस बढ़ना प्रारंभ कर सकें, ये प्रेरणामयी अवसर जो है हम सब लोगों के सामने है। इतनी बड़ी चुनौती हम सब लोगों के सामने, हम संगठित हों, हम एक हों और साथ साथ में सबको साथ लेकर के सबके हित में जीवन जिए। जो प्रार्थना की गई, जिसकी व्याख्या भी आदरणीय महावीर सिंह जी ने की, कि हम क्षत्रिय के व्यवहार के अनुकूल आचरण करते हुए जीना प्रारंभ करें। हमारा जीवन जो है दूसरों की खुशी, दूसरों की भलाई, इसके लिए समर्पित हो, इस लक्ष्य के साथ में हम जीना प्रारंभ करें। ये अवसर हम सब लोगों के सामने खड़ा है। मित्रों, जिस तरह की परिस्थितियां आज देश के सामने और जिस तरह की चुनौतियां आज हिंदुत्व के सामने, जिस तरह की चुनौतियां आज क्षत्रियत्व के सामने, आदरणीय महावीर सिंह जी ने अभी चर्चा करते हुए थोड़ा सा उल्लेख किया कि किस तरह से हमारे इतिहास पुरुषों पर कब्जा करने का प्रयास हो रहा है। अगर आप भारत के, आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ेंगे, पाएंगे कि भारत में जब अंग्रेजों ने भारत में आकर के अपनी जड़ें जमाना प्रारंभ किया था, तब उन्होंने सुनियोजित रूप से इस बात को समझते हुए, इस बात को जानते हुए अध्ययन और अनुसंधान करके कि जब तक इस क्षत्रिय समाज को अपने इतिहास से विमुख नहीं किया जाएगा, तब तक
हम स्थायी रूप से इस भारत पर अपना शासन स्थापित नहीं कर सकेंगे। हजारों साल तक निरंतर संघर्ष की प्रेरणा इस क्षत्रिय जाति को अपने इतिहास और इतिहास पुरुषों से मिलती रही है, इसलिए सुनियोजित रूप से हमको अपने इतिहास से अभिमुख किया गया। कुछ हमारा स्वभाव था, स्वाभाविक दोष था कि हमने जो कुछ किया है वो हमारा कर्तव्य था, और कर्तव्य के लिए हम अपने आप को कर्तव्य के पालन के लिए जो कुछ कर्म हमने किया है उसकी अभिशंसा हम सब अपने आप की करें, ये उचित नहीं है। इस भाव के चलते हुए हम कुछ इतिहास से विमुख हुए थे और कुछ सुनियोजित रूप से हमें अपने इतिहास के पन्नों से विमुख कर दिया गया। लेकिन आज इस वर्तमान परिस्थिति में जब एक बार न केवल हिंदुत्व अपितु सनातन की संस्कृति पर जिस तरह से चौतरफा हमला किया जा रहा है, षड्यंत्र पूर्वक हमारी संस्कृति के मान बिंदुओं के प्रति जो हमारी आस्था है उस आस्था को जो है क्षीण करने के लिए जिस तरह से काम किया जा रहा है, हमारे त्योहारों से हमको विमुख किया जा रहा है, हमारे इतिहास से हमको विमुख किया जा रहा है, उसके साथ साथ में हमारे इतिहास पुरुषों से हमको अलग करने के लिए वहां जिस तरह की भ्रांतियां पैदा की जा रही। लेकिन यदि मुझे व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो मैं ये कहूंगा कि दोषी कोई और नहीं है, दोषी हम स्वयं हैं, क्योंकि हमने अपने परिवार में, अपने घर में, अपने बुजुर्गों के साथ में बैठ करके आने वाली पीढ़ियों के साथ में, युवाओं के साथ में, बच्चों के साथ में, घर परिवार में उन इतिहास के विषयों पर, इतिहास पुरुषों पर चर्चा करना, बात करना वो समाप्त कर दिया। आज से 30-40 वर्ष पूर्व तक दादा के साथ में, दादी के साथ में बैठ करके, बच्चे नाना नानी के साथ में बैठ करके ऐसे विषयों के ऊपर सहज रूप से उस इतिहास और के बोध उनको कराया जाता था, उनके जो है पालने में उनको इस तरह के संस्कार दिए जाते थे। लेकिन अब कहां परिवारों में बैठ करके इन विषयों की चर्चा होती है। अब आज आवश्यकता है कि हम इन विषयों के ऊपर बैठ करके अपने आने वाले समाज को इनके साथ में जोड़ने का क्रम प्रारंभ करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि जब मैं पिछली बार आया था और मैंने एक बीज रूप विचार आप सबके सामने, समिति के सामने रखा था, और मैंने उस बीज रूप विचार में इस बात का निवेदन किया था कि जिस तरह की समय की मांग और आवश्यकता है, हम यहाँ पर आने वाले समय के लिए की मांग के अनुरूप हम अपने यहाँ पर किस तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट खड़े कर सकते हैं। मैंने गुजरात के कोचिंग इंस्टीट्यूट की चर्चा की थी, मैंने जोधपुर का माली समाज जिस तरह से बैंकिंग और इंश्योरेंस के सेक्टर में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता है और किस डिसिप्लिन के साथ में उसको चलाता है, उसके बारे में चर्चा की थी। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आदरणीय रघुवीर सिंह साहब और आदरणीय रणवीर सिंह जी और इनकी पूरी समिति के बंधुओं ने मिलकर के स्प्रिंग बोर्ड के सहयोग से यहाँ ये इस तरह का आज ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर स्थापित किया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आदरणीय दिलीप सिंह जी का, जिन्होंने निश्चित ही समाज में सामाजिक भाव रखते हुए जब कभी भी समाज को आवश्यकता है वहाँ हर जगह वो खड़े हैं, ऐसा भाव उन्होंने प्रदर्शित किया। मेरा दिलीप सिंह जी से बहुत पुराना परिचय है। तो मैं विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष था तब दिलीप सिंह जी वहां पे स्टूडेंट, और किस तरह से उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कभी और समय होगा मैं आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन की कथा भी सुना सकता हूं। लेकिन आज नहीं तो समय की भी मर्यादा है और न ही कोई ये प्रासंगिक भी है। कभी और विषय आएगा, युवाओं के साथ में बैठे होंगे जब मैं बताऊंगा कि दिलीप सिंह जी का किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। लेकिन आज ये जो एक क्रम यहाँ से एक श्रृंखला प्रारंभ हुई है, इसका हम अधिकतम उपयोग कैसे कर सकते हैं। कुछ डिसिप्लिन लोग जो है इसको जोड़ करके इस संस्था को, ये जो फैसिलिटी आज यहाँ क्रिएट हुई है, इसके साथ में इसका अधिकतम लाभ किस तरह से ले सकते हैं, इसके लिए हम सबको काम करने की, ध्यान देने की आवश्यकता है। आज इसी समय में जब मैं आप सब लोगों के बीच में उपस्थित हुआ, कुछ विषय मेरे संज्ञान में आप सब लोग और भी लाए। इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए जिस तरह माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ और मुझे जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने दी कि देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचना चाहिए, उस लक्ष्य को लेकर के देश भर में निश्चित ही एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। जब हमने काम प्रारंभ किया था तब देश में कुल मिलाकर के 16 घरों तक पीने का पानी, हर 100 में से 16% घरों तक पीने का पानी पहुंचता था। आज 3.5 साल के कालखंड में वो बढ़कर के लगभग 66% के आंकड़े को छू चुका है।
राजस्थान में भी उस क्रम में काम हुआ है। अभी मुझे कुछ प्रतिवेदन उसको लेकर के दिए गए कि राजनीतिक द्वेष के चलते हुए कहीं कुछ छोटे छोटे व्यवधान इस दिशा में आ रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से हर घर तक पानी पहुंचे, ये संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है। शायद राजनीति के द्वेष के चलते हुए कुछ देरी की जा सकती है, लेकिन उस संकल्प को यथा समय पूरा करके हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने के लिए हम काम कर रहे हैं। क्योंकि ये जो मिशन जिस पर हम काम कर रहे हैं, ये सिर्फ गांव में काम करता है, तो प्रत्यक्ष रूप से डीडवाना के कस्बे में हम अपने छात्रावास में पीने के पानी की सुविधा को किस तरह से विकसित करें। आदरणीय रणवीर सिंह साहब जब बात कर रहे थे, इन्होंने मुझसे अपेक्षा की है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार की स्कीम तो मुझे नहीं लगता कि शायद इस दिशा में हम कुछ बना पाएंगे, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत प्रयास से अपने यहाँ पर इसको कर सके। हम यहाँ पर हम पीने के पानी के लिए बरसात के पानी को एकत्रित करके उस पानी को उपयोग लेने की व्यवस्था बना सके, उसके लिए निश्चित रूप से मैं आपके साथ में खड़ा हूँ और इसको पूरा करेंगे, इसका भरोसा और विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। मित्रों, मैं आखिर में अपनी बात समाप्त करना, क्योंकि समय की मर्यादा है, मुझे तुरंत निकलना पड़ेगा। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जो हमारे इतिहास पर हमला हो रहा है और जिस तरह से हमारे इतिहास पुरुषों को हमसे छीनने के कवायद हो रही है, ये बहुत बड़े सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है। हमको अब इस दिशा में अपने काम, अपने आप को झोंकने की आवश्यकता है। समाज में अगर हम यहाँ पर दुर्गादास जी की जयंती मनाते हैं, इसके साथ साथ में हम किस तरह से इतिहास का बोध अपने आने वाली पीढ़ी को करा सकें, इसको लेकर के यहाँ हम किस तरह के कार्यक्रमों का संचालन कर सकते हैं। हम किस तरह से सप्ताह में एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, महीने में 2 बार, कहीं एक इस तरह के कोई कार्यक्रमों की श्रृंखला का सृजन करें, जहां हम अपने समाज के लोगों को इतिहास के साथ में जोड़ करके उनको ज्ञान प्राप्त दे सकें। आज इस सोशल मीडिया के युग में हम पॉजिटिवली समाज के इतिहास पुरुषों के जीवन चरित्र के कुछ अंशों को किस तरह से समाज के युवाओं के बीच में भेज सकते हैं, इस दिशा में कुछ लोगों को आगे बढ़ करके काम करने की आवश्यकता है। हम निरंतर इस बात की कंप्लेन करते हैं कि हमारे जो है इतिहास को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, तोड़ मरोड़ करके लिखा। कम्युनिस्टों ने अपने दृष्टिकोण से इतिहास को लिखा, मुस्लिम आक्रांताओं ने अपने दृष्टिकोण से इतिहास को लिखा, अंग्रेजों ने हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा, आजाद भारत में बाद में भी षड्यंत्र पूर्वक हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि सरकार अगर न करे, कि कौन हमको रोकता है कि समाज अपने इतिहास को वापस सही ढंग से न लिखे। अभी इस दिशा में कुछ प्रयास हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल दिलीप सिंह जी हरसोलाव ने अभी एक पुस्तक लिखी है दुर्गादास जी के चरित्र को लेकर। उन्होंने प्रतिरोध नाम से एक अंग्रेजी में किताब लिखी है, अद्भुत किताब। मैंने तो उनसे आग्रह किया था कि इसका हिंदी वर्जन निश्चित रूप से करना चाहिए, और मैंने उनसे कहा था कि यदि आप न करा सके तो मुझे राइट दे दें, मैं किसी से इसको हिंदी में लिखवा करके भेज दूं, ताकि उस किताब को पढ़िए। वो किताब को इतनी सुंदर तरीके से उन्होंने दुर्गादास के चरित्र को लिखा और एनेक्डोट्स में लिखा है, घटनाओं की श्रृंखला के रूप में लिखा है। और ऐसा लगता है उसको पढ़ते हुए, ऐसा भाव मन में आता है कि शायद आप उस 17वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके हैं और आप उसके शब्दों के साथ में इतने खो जाते हैं कि आपको लगता है कि आप साक्षात रूप से दुर्गादास का उस कालखंड को जीवंत रूप में देख रहे हैं। इसी तरह की एक पुस्तक मेरे मित्र ओमेंद्र, उन्होंने अभी महाराणा जो मेवाड़ का राजवंश है, बप्पा रावल से लेकर के और महाराणा राज सिंह जी का तक का राजवंश का इतिहास 1000 साल का धर्मयुद्ध, इस नाम से उन्होंने पुस्तक लिखी। उस पुस्तक को पढ़े आप, इतने सारे ऐसे चरित्र जिनको शायद काल के प्रवाह में हम भुला बैठे। महाराणा लाखा का चरित्र, जिन्होंने ऐसा भीषण युद्ध किया कि जाकर के पर्शिया तक जाकर के और मुगलों का समूल नाश किया, और सबसे बड़े मैसेकर अगर किसी ने किए अपने विद्रोहियों के, तो वो महाराणा लाखा ने किया। और उनके उस भीषण युद्ध और उनकी वीरता के चलते हुए 300 साल तक मुगल भारत की तरफ मुंह नहीं कर पाए, और हमने इतिहास में उनको भुला दिया। आज उस सब इतिहास को पुनर्जीवित करके अपने समाज को इतिहास के साथ में जोड़ने की आवश्यकता है। ये पहले हम यहां से लेकर के जाएं, तब हमारा दुर्गादास की जयंती को निरंतर रूप से मनाना श्रेयस्कर भी होगा, वो पुण्यफलशाली भी होगा, वो परिणामदायक भी होगा। हम इस अपेक्षा के साथ में सब लोग जुटेंगे। इसके साथ आप सबका अभिनंदन करते हुए आदरणीय रघुवीर सिंह साहब का हृदय पूर्वक आभार ज्ञापित करता हुआ आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, क्षमा प्रार्थना करता हूं कि बीच
बीच में कार्यक्रम छोड़ करके बिजुलाई बाप जी विराजे हैं, उनको बीच में छोड़ करके मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि कार्यक्रम की गरिमा और समाज में जिस तरह का अनुशासन है, आप सब जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहे कि मैं आप समाज का बेटा हूं, आप सबका हिस्सा हूं, आप सबके परिवार का सदस्य हूं। मैं कहीं भी इस तरह का महसूस भी नहीं करता ऐसे कार्यक्रम में, समाज के कार्यक्रम में, कि मैं शायद आप लोगों से हट करके या बढ़ करके कहीं हूं। कहीं किसी तरह की औपचारिकता, प्रोटोकॉल, किसी तरह की आवश्यकता नहीं है। ये कार्यक्रम और जिस वीर दुर्गादास की स्मृति में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसके जीवन से सीख लेते हुए हम जहां हैं, जैसे हैं, वहां बैठे रहे। हम इस कार्यक्रम को बिना किसी व्यवधान के इसी तरह से जो है गतिमान रखें और इसे पूर्णाहुति के रूप की तरफ लेकर के जाएंगे। इस अपेक्षा के साथ में आप सबका बहुत सारा अभिनंदन। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद एवं सहयोग हमें यूं ही मिलता रहे। ईडब्ल्यूएस के सरलीकरण को लेकर आपके प्रयास प्रशंसा की योग्य है, लेकिन युवा पीढ़ी आप करवत निवेदन कर रही है कि ईडब्ल्यूएस की जो लड़ाई है उसको मुकाम तक। ईडब्ल्यूएस के बारे में आपने बात की, मुझे लगा ये मंच नहीं है इसके बारे में मैं चर्चा करूं। हमने अभी मैं कुछ दिन पहले मारवाड़ राजपूत सभा भवन जोधपुर में गया था एक कार्यक्रम में, और मैंने उस दिन भी वहां कहा था, उस कार्यक्रम में ईडब्ल्यूएस को लेकर के बहुत सारी बातें की। ईडब्ल्यूएस में सरलीकरण किया गया, उसके लिए जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि वहां मौजूद थे उनको बहुत सारे धन्यवाद दिए। मैंने जब मुझे बात करने का अवसर आया तब मैंने ये कहा था कि आपने धन्यवाद दिए, मैं भी समाज के हिस्सा होने के नाते धन्यवाद करता हूं कि आपने सरलीकरण किया राजस्थान में। लेकिन मैंने उस दिन कहा था कि ईडब्ल्यूएस जिसने दिया है उसके लिए तो शायद धन्यवाद के 2 शब्द कोई बोल सकता था। मैंने वहां ओल्मा भी समाज को दिया था। देखिए ईडब्ल्यूएस जब शुरुआत हुई थी, इस तरह की मांग हो रही थी, 2014-15 में आप सबने आशीर्वाद देकर के मुझे लोकसभा में भेजा था। ईडब्ल्यूएस की चर्चा वर्षों से हो रही है। जहां तक मैं जानता हूं, संसद के पटल पर किसी ने साहस नहीं किया था कि वो खड़ा होकर के कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा करें। मैं पहला व्यक्ति था जिसने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की डिमांड वहां पर लोकसभा के पटल पर रखा। और मैं हृदय पूर्वक अभिनंदन करता हूं श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने बिना किसी का अहित किए हुए, कानूनी पेच में फंसाए बिना, क्योंकि उससे पहले बहुत बार इस तरह के प्रयास हुए थे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स हैं उसके अगेंस्ट होने के कारण से ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन कहीं नहीं मिल पाया। कानूनी पेच में न फंसे, इसको लेकर के इस तरह से विधान किया कि आज ईडब्ल्यूएस का आरक्षण हम सबको सुलभ हुआ। और मैं केवल क्षत्रिय समाज में जितना भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है जिसको बेनिफिट हुआ, उन सब की तरफ से हृदय पूर्वक अभिनंदन करता हूं। अलग अलग राज्यों ने अपने अपने तरह की भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिकोण से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो लाभ मिलता है, उसकी जो शर्तें हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आइडेंटिफिकेशन की, उसमें कुछ सरलीकरण किया है, राजस्थान में भी किया है। लेकिन केंद्र के स्तर पर उसमें एक चुनौती सामने आई, और वो थी कि ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर करके उसको चैलेंज किया गया। और क्योंकि उस पर न्यायालय में वाद लंबित था, पेंडिंग था, और न्यायालय में निरंतर इस तरह की दलीलें दी जा रही थी कि इसको, पहली बात तो ये गलत है, और अगर ये सही भी है तो इसको और ज्यादा स्ट्रिंजेंट करना चाहिए, ये बैकडोर एंट्री नहीं होनी चाहिए। समाज के प्रतिनिधियों ने अलग अलग कार्यक्रमों में सभी जगह जब इस बारे में चर्चा की थी, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी इसकी चर्चा की, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन था, उन्होंने पूरे विषय को समझा। और मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय रहमत सिंह जी का और क्षत्रिय संघ और प्रताप फाउंडेशन की टीम का कि उन्होंने पूरे राजस्थान के हर जिले के हर तहसील के आंकड़े उपलब्ध कराए कि किस तहसील में कितने, किस तहसील में कितने सर्टिफिकेट स्टेट सर्विसेज के लिए बने, कितने सेंट्रल सर्विसेज के लिए बने, और वो आंकड़े जो उपलब्ध कराए, उन आंकड़ों के आधार पर पूरी एक तथ्यात्मक रिपोर्ट बना करके प्रधानमंत्री जी के साथ में चर्चा की।
लेकिन उनका मार्गदर्शन था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और अभी हमने इसको किसी तरह भी ट्वीक करने की कोशिश की तो ये निगेटिव हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। और अगर एक बार निगेटिव हो गया तो जो कुछ लाभ किसी भी प्रदेश में मिला भी हम सब शायद हो सकता है कि उससे वंचित हो जाए और समाज में उसको लेकर के एक नया रोष उत्पन्न हो। इसलिए एक बार सुप्रीम कोर्ट को इसका डिसीजन हो जाए, उसके बाद में समग्र रूप में भारत में उसका किस तरह से प्रभाव होगा इसका अध्ययन करके और इसके ऊपर निस्तारण करेंगे। हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट में इस आरक्षण को वैध ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने मानते हुए उस रिट का डिस्पोजल किया, उस एसएलपी का डिस्पोजल किया। अब उससे आगे की प्रक्रिया पर कुछ काम चल रहा है। मेरी मर्यादा है कि मुझे उसके बारे में मंच से चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे भरोसा और विश्वास है कि जिस दिशा में हम काम कर रहे हैं, जिन तथ्यों के साथ में हमने बातचीत की, कैसे उसका मार्ग निकलेगा, लेकिन उसका मार्ग निश्चित रूप से अवश्य निकलेगा क्योंकि भारत इतना बहुआयामी देश है। वहां इस तरह के किसी एक निर्णय का कितने जगह पर किस तरह का प्रभाव होगा उन सब का आकलन अध्ययन करके ही उस पर निर्णय हो सकेगा। लेकिन उस दिशा में हम गंभीरता के साथ में प्रयास कर रहे हैं। ये भरोसा और विश्वास मैं आप सबको दिला सकता हूँ। बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब भामाशाह के रूप में हमारे बीच में मान सिंह जी दौलतपुरा विराजे हैं। आप मंच पर पधारें। आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं रघुवीर सिंह जी चोमू, रणवीर सिंह जी खरेस। आप पधारें। मान सिंह जी दौलतपुरा का भामाशाह के रूप में आप स्वागत करावें। हमारे बीच में जिन जनप्रतिनिधियों ने इस जयंती को मनाने में सहयोग दिया, उन प्रतिनिधियों में हम शब्दों के द्वारा ही आपका स्वागत करते हैं। ममता कंवर जी सरपंच डाबड़ा, राजेंद्र सिंह जी सरपंच थेबड़ी, दुर्गा सिंह जी सरपंच प्रतिनिधि बेगशहर, दशरथ सिंह जी पंचायत समिति सदस्य बेगशहर, धर्मपाल सिंह जी बरडवा सरपंच, त्रिलोक सिंह जी आकोदा सरपंच, रामअवतार सिंह जी सेवा पंचायत समिति सदस्य, महेंद्र सिंह जी लल्लाश्री पंचायत समिति सदस्य, बलबीर सिंह जी बरडवा पंचायत समिति सदस्य, गजेंद्र सिंह जी खोजाज अध्यक्ष कर्मचारी महासंघ राजस्थान, मोहन सिंह जी साजू, राजेंद्र सिंह जी धोलिया, दिलीप सिंह जी गेला शहर, महेंद्र सिंह जी रत्ताऊ, लक्ष्मण सिंह जी घिरडोदा, मूल सिंह जी छप्पारा सरपंच, आप सभी जनप्रतिनिधियों ने इस जयंती को भव्य एवं दिव्य बनाने में बहुत बहुत सहयोग दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्ताओं की इस कड़ी में मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं आजाद सिंह जी राठौड़, प्रदेश सचिव पीसीसी राजस्थान। आपसे आग्रह